सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किसे मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा बाबर आजम को। पाकिस्तान के कप्तान हैं ये बाबर आजम, जिन्हें अभी मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपने पढ़ा होगा पिछले साल अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें चुना गया था। तो अब आप क्या कह सकते हो कि 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा बाबर आजम। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। अगर बात करें इस मार्च महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की रेचल हेंस को। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं मार्च महीने की, इससे पहले 2 महीने निकल गए आपके, जनवरी और फरवरी, उसमें भी तो चुना गया होगा। तो किसे चुना गया था मेंस प्लेयर और किसे चुना गया था वुमेन्स प्लेयर, देखिए ज़रा। जनवरी में मेंस प्लेयर चुना गया था साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को और वुमेन्स प्लेयर चुना गया था इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को। फरवरी में मेंस प्लेयर चुना गया था श्रेयस अय्यर को और वुमेन प्लेयर चुना गया था न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया को। और अभी मार्च में हमने देख लिया पुरुषों में चुना गया बाबर आजम को और महिलाओं में चुना गया ऑस्ट्रेलिया की रेचल हेंस को। और मेरी आप लोगों को एक ही सलाह रहेगी कि इन नामों को साथ के साथ याद करते हुए चलना। हर महीने में केवल 2 ही नाम आपको याद रखने हैं इसमें। अगर लास्ट के लिए छोड़ के जाओगे कि एग्ज़ाम के पहले देख लेंगे तो फिर बहुत सारे नाम इकट्ठे हो जाएंगे। और आपकी क्रेक एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे ऐसा करेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए पर्टिकुलर इस टॉपिक की हम क्विज बना करके अपलोड कर देंगे, ताकि बीच में जब भी आपको समय मिलता रहे क्विज लगाते रहो, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे। बाकी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया, तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो अभी चार्ल्स लेक्लर्क ये फेरारी के ड्राइवर हैं और मोनाको से ये हैं। तो अभी इन्होंने ही इस साल की तीसरी फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। और इस साल की जो पहली फार्मूला 1 रेस थी ना, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, उसे भी चार्ल्स लेक्लर्क ने ही जीता था। और दूसरी जो रेस थी वो थी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, जिसे किसने जीता था, मैक्स वर्स्टैपेन ने। मतलब इस बार इन 3 रेस को देख करके आप कह सकते हो कि इस बार चार्ल्स लेक्लर्क ये फुल फॉर्म में है, वरना हमेशा लुइस हैमिल्टन फुल फॉर्म में रहते थे, वो इस बार नज़र नहीं आ रहे हैं टॉप पे। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा, तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को जारी किया है, जिसमें गुजरात बड़े राज्यों में टॉप पे रहा है। उसी तरह से सेकंड पे रहा केरल और थर्ड पे रहा है पंजाब। जबकि छोटे राज्यों में अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पे होता है गोवा, फिर आता है त्रिपुरा और फिर आता है मणिपुर। अच्छा, ये सूचकांक, ये इंडेक्स किसने जारी किया, नीति आयोग ने। नीति आयोग ये योजना आयोग की जगह पे लाया गया था सन 2015 में। तो हम क्या कहते हैं, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, लेकिन इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। उसी तरह से वर्तमान में तो सीईओ अमिताभ कांत हैं, लेकिन पहले सीईओ कौन थे, सिंधु खुल्लर थे। और अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 को जारी किया था। उसमें भी टॉप पे रहा था गुजरात। और उससे पहले नीति आयोग ने चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था बड़े राज्यों में कौन, केरल। और नीति आयोग ने अभी देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया था, जिसमें सबसे गरीब राज्य बताया गया था बिहार को और सबसे कम गरीब बताया गया था केरल को। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखना, हम बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी हाल ही में वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। तो पार्किंसन रोग ये नर्वस सिस्टम में होने वाला एक रोग है जो कई शारीरिक गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इससे हाथ में कंपकपी होने लगती है, पूरे शरीर में अकड़न या मूवमेंट का धीमा होना हो सकता है।
तो पार्किंसन बीमारी एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो हमारे दिमाग के उस हिस्से को निशाना बनाती है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है या हमारे शरीर को ये बताना है कि कोई काम कैसे करना है। और इस बार की थीम भी है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। बाकी अप्रैल के डेज की बात कर रहे हैं तो देखो एक बार रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया, 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया और 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया। तो ये आपके अभी तक हमने अप्रैल के ये डेज पढ़े, इनको याद रखना। हम बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी अप्रैल 2022 में कौन सी झील को साफ करने के लिए अथवास पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा डल झील। ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने श्रीनगर में डल झील को फिर से जीवंत करने के लिए इसमें नागरिकों की सहायता भी ली जाएगी और इसी के लिए ये अथवास पहल शुरू की है उन्होंने। अच्छा, डल झील को याद रखना, श्रीनगर का गहना कहते हैं, इसे कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। और अभी शायद आपको याद भी होगा, एक बैंक है जिसने इस झील पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था। कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर होगा चिल्का झील। ये आपको मिलेगी उड़ीसा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है जो आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये बताओ कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर है? तो आंसर होगा लोकटक झील पे। ये मिलेगी आपको मणिपुर में और इसी को पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है। अच्छा, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो आंसर होगा काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी याद रखना, प्रश्न आता है एग्जाम में। चलो मुझे तो बताओ, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। ये साइबेरिया में आपको मिलेगी, रशिया में। और अगर पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन लेक है। और दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो आंसर होगा वॉन झील, टर्की में आपको मिलेगी। और ये प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया कि अभी किस झील पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया था, तो आंसर होगा डल झील पर। किसने किया था? एसबीआई ने। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि अभी देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? डल झील में ही। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हर साल केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 अप्रैल को। देखो, सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं। इसकी जो स्थापना होती है 1939 में हुई थी, लेकिन उस समय यहाँ पे सी का मतलब क्या होता था? क्राउन होता था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। लेकिन फिर 1949 का अधिनियम आता है, उसके बाद इसका नाम हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये दोनों आपको याद रखते हैं पॉइंट। और बात करें कि सीआरपीएफ 9 अप्रैल को शौर्य दिवस क्यों मनाता है, तो बात है 9 अप्रैल 1965 की 1965 की गुजरात के कच्छ के रण में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी पर पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया था। और ये पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी थी। उसमें सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सभी 34 सैनिक मारे गए। तो हमारे 6 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल सीआरपीएफ 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। अब आपको समझ में आ गया 9 अप्रैल को क्यों मनाते हैं। चलो फिर बता दो, सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह। और अगर आपसे पूछे एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आंसर होगा अतुल करवाल। असम राइफल्स के कौन है प्रमुख? प्रदीप नैयर हैं। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। अच्छा, बीएसएफ के कौन बने थे डायरेक्टर जनरल? पंकज कुमार सिंह बने थे। और भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के भी 24वें प्रमुख बने थे वीएस पठानिया। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन बने थे? M.A. गणपति। सीआईएसएफ के कौन बने? शील वर्धन सिंह बने थे। और अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि हमारे नए आर्मी चीफ कौन होंगे। अभी तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, लेकिन अप्रैल के एंड में रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर नए कौन बनने वाले हैं, हमने पढ़ा भी था। बताइए कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 को डीआरडीओ ने कहां से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया?
तो आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा से। तो याद रखना उड़ीसा ने, तो याद रखना भाई डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट प्रणाली का टेक्नोलॉजी का भी सफल परीक्षण किया है। तो ये तो हो गया प्रश्न का उत्तर। अब बात कर लेते हैं कि ये मतलब होता क्या है इसका। तो पहले आप रामजेट का मतलब समझेंगे। तो आपको ये तो पता है ना, आग जलाने के लिए क्या क्या चाहिए। आप कहोगे फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो अगर हमें मिसाइल में ईंधन को जलाना है तो ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इस रामजेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मिसाइल में फ्यूल को जलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हवा से ले लिया जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है, हमें उस मिसाइल के साथ में, उस रॉकेट के साथ में ऑक्सीजन को अलग से भेजना नहीं पड़ता। जिससे फायदा क्या मिलता है, मिसाइल जो है वो हल्का हो जाता है, और हल्का हो गया, स्पेस बच गया, तो वहां पे हम और ईंधन को और फ्यूल को भेज सकते हैं। तो यही इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। सॉलिड फ्यूल तो मतलब समझते हो, जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। तो हवा से हवा में मार करने वाली जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती है उनमें इसका उपयोग कर पाएंगे ताकि वो लंबी दूरी तय कर सके। अच्छा, डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1958 में, 1 जनवरी 1958 को। और नासा की स्थापना भी 1958 में ही होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डीआरडीओ का नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी है। इसका मोटो क्या होता है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूल्यम विज्ञानम। अच्छा मुझे बताओ, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रशिया ने मिलकर बनाया, ये तो पता है। आपको ये बताना है सबसे पहले भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को कौन सा देश खरीद रहा है। तो आंसर होगा फिलीपींस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अभी डीआरडीओ ने एक कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम भी डेवलप किया है, और इसे जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ में तैनात किया गया। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 को शुरू किया। तो आंसर होगा गुजरात। तो ये माधवपुर घेड़ मेला जो कि शुरू हुआ है गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर घेड़ गांव में, ये 5 दिवसीय मेला है जो रामनवमी को शुरू हुआ। अभी 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया। इसे 2018 से ही गुजरात सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन करता आ रहा है। तो ये जो मेला है ये भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी जी की शादी का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, गुजरात को तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, अभी कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार फेस्टिवल हम देखते हैं। अभी हमने देखा था सरहुल उत्सव, ये कहाँ पे मनाया गया था, झारखंड में। ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है। बाकी डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार ये मनाया गया था पश्चिम बंगाल में। अभी आपको याद होगा 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, हरियाणा के फरीदाबाद में। इसमें भागीदार देश, पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान, और थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। अच्छा बताओ, पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अभी पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन हुआ था दिल्ली में। अगर आपसे पूछे ताज महोत्सव ये मनाया गया आगरा में, मरु महोत्सव ये राजस्थान के जैसलमेर में, और तानसेन महोत्सव ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तीनों को ऐसे याद रखना साथ में। अभी पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ पे मनाया गया, कहाँ पे आयोजन हुआ, लद्दाख में। लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। उसके अलावा याद रखना भी पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है। और अभी पहला अहरबल महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ था, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला भी लगता है और बंगस आवाम मेला भी लगता है। उसके अलावा यहीं पे हमने हेरत महोत्सव और कंचोत महोत्सव भी मनाया। असम में आपको मिलेगा कामाख्या देवी का मंदिर, यहीं पे अम्बुबाची का मेला लगता है। और वांचुआ महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। कौन मनाता है, तीवा या लालुंग जनजाति। इसी तरह से एक और मंदिर आपको याद होगा, सबरीमाला का मंदिर, केरल में है ये। यहीं पे मकर विलक्कू त्यौहार लगता है। अट्टुकल पोंगल त्यौहार ये भी केरल का है, और ओणम फेस्टिवल भी केरल का है। अच्छा, मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ का है, ये है तेलंगाना का। ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। बोनालू त्यौहार ये भी तेलंगाना का है, और बथुकम्मा उत्सव ये भी है तेलंगाना का। जबकि थाईपुसम त्यौहार हो गया, या आदिपुरम त्यौहार हो गया, या पोंगल हो गया, ये तमिलनाडु का है। और अगर आपसे पूछे कि त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, तो तमिलनाडु के मदुरई को कहते हैं। यह आप ध्यान रख लेना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई। तो आंसर होगा 93.6 गीगावाट। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2021 पवन ऊर्जा क्षेत्र का दूसरा सबसे अच्छा वर्ष था।
इस रिपोर्ट में 2021 के आंकड़े हैं। तो इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 और इसको किसने जारी किया? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। और इसमें बताया गया कि 2021 में 93.6 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है, जबकि 2020 में ये कितनी थी? 95.3 गीगावाट। गीगा की वैल्यू क्या होती है? जैसे आप पढ़ते हो ना मेगावाट, मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6, इसी तरह से गीगा की होती है 10 की पावर 9। अच्छा चलो ये बताओ कि भारत का ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का लक्ष्य कब का है? 2047 का। और भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और एक प्रश्न आपके लिए होगा कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका उत्तर दो, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा AX-1 यानी कि एक्सियोम मिशन 1। ये पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है और इसे किसने लॉन्च किया? नासा ने। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज हुआ? फॉल्कन 9। आप जानते हो एलन मस्क की स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, ये उसी का रॉकेट है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, अभी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान भी मिला था इनको। अच्छा इस मिशन पे आते हैं। इस मिशन को कौन लीड कर रहे हैं? माइकल लेपेज, ये यूएस के पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं। तो इस मिशन का नाम याद रखना, एक्सियोम मिशन 1। अच्छा मुझे बताओ, अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? द चैलेंज, ये रशियन फिल्म थी। और भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन ये कौन सा है? गगनयान। इसरो लॉन्च करेगा इसे। और इसरो का 2022 का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था EOS-04 और इसको किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? PSLV-52। और आपको याद है जो नासा है ये 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देगा। अच्छा बताओ, अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, USSR से थे। ये कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए तो 12 अप्रैल को आप इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाते हो। चलो बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शिरीषा बांदला। और अगर पूछे कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनेंगे? केरल के संतोष जॉर्ज बनेंगे। तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो आंसर होगा 3। तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 की बात है। भारत ने इसमें टोटल 10 मेडल जीते हैं। 10 में 3 तो गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज हैं। और ये 3 गोल्ड किसने जीते? गोविंद साहनी ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने 54 किलोग्राम कैटेगरी में और सुमित ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा शहबाज शरीफ को। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शहबाज शरीफ, इन्होंने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना नवाज शरीफ, उनके छोटे भाई हैं। अच्छा यहाँ पे इमरान खान से भी एक प्रश्न बन जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा इमरान खान। इनकी पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और शहबाज शरीफ की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा रिज अहमद की बात करेंगे। अभी ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर बने। ये इनकी शॉर्ट फिल्म है द लॉन्ग गुड बॉय। और रिजवाना हसन, ये 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार इन्होंने जीता। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर करना। और आपके प्रैक्टिस के लिए इन सभी का क्विज़ बना करके आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।